हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज के हमारे टॉपिक में हम लोग नातेदारी पद्धति तथा वंशक्रम के संदर्भ में जितने एमसीक्यूज़ हैं उन्हें देखने का कोशिश करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। वंशानुक्रम का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात है। यहाँ लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि वे माता पिता में से किस पक्ष में से हैं। तो ये जो परिभाषा है ये किनके द्वारा दी गई है, रिवर्स, मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क या रॉस के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिवर्स महोदय ने इसकी परिभाषा को दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम एवं पितृत्व में भेद करने वाले विद्वान निम्न में से कौन से हैं। वंशानुक्रम जो वंश के आधार पर चलते आ रहा है तथा पितृत्व जो कि माता पिता से जो बच्चे को प्राप्त होता है, तो यह कथन किसका है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, लिच, टाइलर, मर्डॉक या फॉरेस्टेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉरेस्टेस महोदय ने वंशानुक्रम एवं पितृत्व में भेद पैदा किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पिता और माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं, जैसे एक व्यक्ति के दादा दादी, चचेरे भाई बहन और नाना नानी, मामा मौसी आदि, उन्हें निम्न में से क्या कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति के परिवार के बारे में बात की जाए, यहाँ पे नाना नानी की बात की जा रही है, मौसा मौसी की बात की जा रही है, तो ये जो संबंध होगा ये वो कौन सा संबंध होगा, मातृ बंधु, सहोदर बंधु, द्विपक्षीय बंधु या गोत्र। तो गोत्र तो नहीं आएगा आपका, ये जो होगा सही आंसर ये हो जाएगा मातृ बंधु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र निम्न में से नातेदारी के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, जातीय संबंध, रक्त संबंध, आर्थिक संबंध या विवाह संबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रक्त संबंध हो जाएगा, क्योंकि जब गोद लेने की प्रथा है तो उसे भी रक्त संबंध पर ही आधारित माना जाता है। आप लोगों को नातेदारी से संबंधित रिलेटेड जो पूरा डिस्क्रिप्शन में जानना है तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दी हूँ, वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदर बंधु जिसे कि क्या कहा जाता है, यूटेराइन, निम्न में से किसे कहते हैं, पितृवंशीय वंशानुक्रम से संबंधित बंधुओं को, मातृवंशीय वंशानुक्रम से संबंधित बंधुओं को, पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी को या उपयुक्त नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृवंशीय वंशानुक्रम से संबंधित जो बंधु होते हैं उन्हें कहा जाता है सहोदर बंधु, यानी कि यूटेराइन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी समाज को जन्म देती है, यह कथन किसका है। तो नातेदारी जो है ये समाज को जन्म देती है, यह कथन है आपका लुंडबर्ग, पार्सन्स, मैकाइवर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर जी के द्वारा ये कथन दिया गया है कि नातेदारी जो है वो समाज को जन्म देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगम्यागमन यानी कि इंसेस्ट रूल विवाह से संबंधित एक प्रचलित नियम है जिसके अनुसार, तो अगम्यागमन का अर्थ क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, जहाँ भी चाहे पति पत्नी के साथ जा सकता है, आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, पत्नी पति के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती है, विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेशों में इनमें से कुछ व्यवहार स्वरूपों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, वास्तविक रक्त संबंधियों तथा रक्त संबंधियों के समान मान्य व्यक्तियों में परस्पर यौन संबंध स्थापित करना वर्जित होता है। तो अगम्यागमन का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं।
प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी या उपयुक्त सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त श्रेणी। फिर प्राथमिक श्रेणी के अंदर कितने नातेदार आते हैं, द्वितीयक श्रेणी के अंदर कितने नातेदार आते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नातेदारी के कार्य को स्पष्ट करता है। तो नातेदारी को कार्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। परिवार एवं विवाह का निर्धारण, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था का उत्पन्न करना, सहोदर का निर्धारण या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रथम संबंधी नहीं है। प्रथम संबंधी की बात की जा रही है तो कौन नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भाई, पिता, चाचा और माता। तो प्रथम संबंधी की बात की जाए तो जो चाचा है वो द्वितीयक संबंधी के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन माता, पिता, भाई, बहन ये सब प्रथम संबंधी यानी प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर का क्या तात्पर्य है। समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर्ण चयन की प्रक्रिया या समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो प्रवर का अर्थ होता है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीयक संबंधी नहीं है। सरहज, जीजा, साला और भाभी। तो द्वितीयक संबंधी की अगर बात की जाए, जो सरहज है वो द्वितीयक संबंधी नहीं है, क्योंकि द्वितीयक संबंध सरहज का मतलब हो गया साला की पत्नी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता और संतानों के संबंध को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे। वैवाहिक संबंध, तृतीयक संबंध, द्वितीयक संबंध या प्राथमिक संबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो वैवाहिक संबंध है उसे हम लोग प्राथमिक संबंध के अंतर्गत रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी की निम्नलिखित परिभाषा किनकी है। ये जो पुस्तक है इसकी रचना 1940 में की गई थी। तो किसने लिखी थी इस पुस्तक को। एम फॉर्टर्स ने, एस.सी. मेयर ने, मेलिनोवस्की ने या आर मिली बैंड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि एम फॉर्ट्स ने इस पुस्तक की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समान रक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है। भ्राता भगिनी, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता या पुत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पति पत्नी जो है वो एक समान रक्त स्वजनों को, एक समान रक्त स्वजन के नहीं होते, क्योंकि दो पति पत्नी जो है वह अलग अलग परिवार से आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति का वंश निर्धारण माता पिता एवं दोनों पक्षों से होता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे व्यक्ति की बात की जा रही है तो जो व्यक्ति का जो वंश का निर्धारण होता है उसे क्या नाम दिया गया है। द्विनामी परिवार, द्विपक्षीय वंशानुक्रम, उभय पक्षीय संबंधी या सहोदर बंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्विपक्षीय वंशानुक्रम जो है वो व्यक्ति का वंश निर्धारण माता एवं पिता दोनों पक्षों से होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि बहनोई, जीजा, दामाद, ससुर आदि के संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की नातेदारी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वितीयक नातेदारी। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से नातेदारी के कार्य कौन कौन से हैं। विवाह एवं परिवार का निर्धारण, सहोदर का निर्धारण, आर्थिक हितों का निर्धारण या उपयुक्त सभी। तो जो नातेदारी के अगर कार्यों की बात की जाए तो विवाह एवं परिवार का निर्धारण। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन कुल या वंश के नियमों के द्वारा निश्चित नहीं होता है। संपत्ति का उत्तराधिकार, वैवाहिक संबंध, उत्तराधिकारी का क्रम या व्यक्ति के समान रूढ़ि संबंधीगण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराधिकार का क्रम। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के नातेदारी व्यवस्था के लेखक निम्न में से कौन है। ये एक पुस्तक है भारत में नातेदारी व्यवस्था। तो इसके लेखक की अगर बात की जाए तो
ओपी देसाई, जीएस घुड़िये, इरावती कर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्राथमिक संबंधों का उदाहरण निम्न में से कौन है? माता पुत्र, विक्रेता ग्राहक, वक्ता श्रोता या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि माता पुत्र जो है जिनसे कि हम आपसे संबंध होता है वो प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि प्राथमिक संबंधों का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? अभिनेता दर्शक, अध्यापक शिष्य, माता पुत्र या पति पत्नी। तो प्राथमिक संबंधों की बात की जाए तो कौन सा नहीं है? तो वो अभिनेता दर्शक हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि वंशक्रम का वह नियम जिसमें व्यक्ति माता तथा पिता दोनों के रक्त मूलक संबंधियों का सदस्य बन जाता है निम्न में से क्या कहलाता है? पितृवंशीय वंशक्रम या मातृवंशीय वंशक्रम। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उभयवंशीय वंशक्रम। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस समाज में पैतृकता का निर्धारण रस्म द्वारा किया जाता है? जो पैतृकता का निर्धारण है वह रस्मों के माध्यम से किया जाता है। संथाल, नागा, टोडा या कोरकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा, जिसमें रस्म होता है कि 5वें महीने गर्भवती स्त्री को धनुष या बाण जो वह पुरुष देगा वो उस बच्चे का पिता कहलाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? नातेदारी में केवल विवाह संबंधी आते हैं, नातेदारी में केवल रक्त संबंधी आते हैं, नातेदारी में विवाह रक्त दोनों संबंधी होते हैं, या नातेदारी में वे संबंधी होते हैं जिनसे परिहार रखा जाता है। परिहास मतलब परिहार यहाँ पे बोल रहा है। परिहार का तात्पर्य हो गया कि इसमें हम लोग सम्मान देते हैं और परिहास में मजाक ये सब चीज़ों चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नातेदारी में विवाह और रक्त दोनों से संबंधित संबंधी आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियमानुसार संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मृत व्यक्तियों को पिंडदान कर सकते हैं? तो यहाँ पे बात की जा रही है संपत्ति संबंधी अधिकारों के बारे में। तो इसे कहा जाता है दाया भाग का नियम, जिसमें कि पिंडदान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भी संपत्ति का अधिकार माना जाता है, अधिकारी माना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? भाई का लड़का, साले की पत्नी, मामा या पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साले की पत्नी जो है वो तृतीयक संबंध हो गया, यानी कि पत्नी प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आ जा रहा है, साला द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आ जा रहा है, साले की जो पत्नी है वो तृतीयक संबंध के अंतर्गत आ जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि खासी जनजाति में सामाजिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण निम्नांकित में से किस प्रथा के द्वारा होता है? पितृश्रेष्ठ श्रेय, मातुल्य, सह प्रसविता, परिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सह प्रसविता। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि सरहज, देवरानी आदि संबंध निम्न में से किस प्रकार के नातेदारी हैं? तो सरहज जैसे द्वितीयक नातेदारी हो गया, रक्त संबंधी नातेदारी, तृतीयक नातेदारी, प्राथमिक नातेदारी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आपका सरहज आ जाएगा, देवरानी आ जाएगा, इस प्रकार के जितने रिलेशन है वो आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्राथमिक नातेदारी या संबंधी निम्न में से कितने प्रकार के हैं? तो प्राथमिक नातेदारी या संबंधों की बात की जा रही तो वह टोटल कितने हैं? 8 प्रकार के। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र का एक पूर्वज होता है, गोत्र अनेक वंशों का समूह है, गोत्र अंतर्विवाही होता है, गोत्र मातृवंशीय या पितृवंशीय होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोत्र अंतर्विवाही होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि संबंध संज्ञाओं के 2 प्रकारों वर्गात्मक एवं विशिष्टात्मक का उल्लेख
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। यानी संबंधों के दो प्रकारों का वर्णन किया गया है, वर्गात्मक एवं विशिष्टात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रोबर, हर्स्कोविट्स, टाइलर या मार्गन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मार्गन महोदय के द्वारा संबंध के दो प्रकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि एक स्त्री पूर्वज की जितनी भी संतानें होती हैं वे सब मानी जाती हैं। तो एक स्त्री पूर्वज की अगर बात की जाए तो जितनी भी संतानें होती हैं वो मांत्रवंशीय गोत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि नातेदारी व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन प्रासंगिक नहीं है। वर्गात्मक प्रणाली, वर्णात्मक प्रणाली, उच्च निम्न क्रम प्रणाली, सगे संबंधियों की सामाजिक प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उच्च निम्न क्रम प्रणाली। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि पितृवंशीय जो वंशानुक्रम का प्रयोग होता है वो सर्वप्रथम प्रयोग विश्व के किस देशवासियों ने किया था। तो पितृवंशीय वंशानुक्रम की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग रोमन वासियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि किसने निग्रो और श्वेत अमेरिकी व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वंशानुक्रम का बौद्धिक स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रॉस महोदय ने अध्ययन किया था कि निग्रो और जो श्वेत अमेरिकी होते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है उनके वंशानुक्रम के आधारित भी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि अभिभावक और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अभिभावक और संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाए तो यह 1890 में पारित हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की किस धारा में बच्चे की परिभाषा में अवैध बच्चे शामिल नहीं हैं। तो ये धारा 37 की बात कर रहा है जिसमें अवैध बच्चे जो है वो शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वसीयत से संबंधित कानूनों के लिए भारत में कौन सा मुख्य अधिनियम है। उत्तराधिकारी अधिनियम 1925, उत्तराधिकारी अधिनियम 1941, उत्तराधिकार अधिनियम 1951 या उत्तराधिकारी अधिनियम 1857। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तराधिकारी अधिनियम 1925। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोवेट क्या है। प्रोवेट के बारे में बात की जा रही है। तो यह तलाक के बाद न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणिक कॉपी, जमीन के कागजात जो न्यायालय द्वारा प्रमाणित होते हैं वे, या विवाह के बाद न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणिक कॉपी या न्यायालय द्वारा जारी वसीयत की कॉपी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा न्यायालय द्वारा जारी वसीयत की कॉपी। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकारी अधिनियम की किस धारा के अनुसार कोई पिता अपने बच्चों के लिए जब तक वो अवयस्क है संरक्षण नियुक्त कर सकता है। धारा 36, धारा 56, धारा 42 या धारा 60। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धारा 60 के अंतर्गत जो कोई पिता है अपने बच्चे के लिए अवयस्क बच्चों के लिए जब तक वो अवयस्क है एक संरक्षक को नियुक्त रख सकता है। तो आई होप आपको आज की सोशियोलॉजी के किनशिप से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।